नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही बात करेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रीति मिश्रा और सूरज मोहन झा। तो इनसे हम लेंगे लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज कोटक जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ शंकर लालवानी जुड़ रहे हैं जो कि सांसद हैं लोकसभा के बीजेपी से, और साथ ही हमारे साथ महाराष्ट्र से एनसीपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर फौजिया खान, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत संसद में आज में आपका। वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया। आज के एजेंडे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, तमाम विश्लेषण और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं संसद में आज की सुर्खियां। समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा रहेगी जारी। समुद्री डकैती और लूटपाट की रोकथाम के लिए सख्त सजा के प्रावधान। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल 2022 भी कार्यसूची में शामिल। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यसभा में होगी आगे की चर्चा। वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित कन्वेंशन साइटेस को लागू करना मकसद। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। और संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति के विवरण भी होंगे पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, अपने मेहमानों से उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि दोनों ही सदनों में कल क्या कुछ खास रहा। शीतकालीन सत्र का पहला दिन, कल से हुई शुरुआत और क्या कुछ खास रहा, रिकैप के जरिए आइए देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बुधवार को पहली बार राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उच्च सदन ने सभापति जगदीप धनखड़ को बधाई और शुभकामनाएं दी। सभापति ने प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। राज्यसभा में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की शुरुआत भी हुई, जो आज भी जारी रहेगी। वहीं लोकसभा में समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर चर्चा हुई। और हमारे साथ लोकसभा सांसद शंकर लालवानी जी भी जुड़ गए हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एजेंडे की बात कर लेते हैं। संसद में दोनों सदनों की कार्यसूची को अगर देखें तो काफी अहम कामकाज है जो शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज एजेंडे में शामिल किया गया है। एक नजर डालते हैं लोकसभा में क्या कुछ रहेगा खास। समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। साथ ही भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी होनी है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान परिषद के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी किया जाएगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाएंगे। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। इनमें श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी शामिल हैं। और फिलहाल हम लोकसभा में जो अपडेट है
उसे जानने के लिए सूरज मोहन झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। सूरज, अगर हम देखें तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और हम जानते हैं कि एजेंडा बड़ा है और कार्य दिवस इस शीतकालीन सत्र में छोटे हैं। इस लिहाज से अगर पहला दिन देखा जाए तो काफी अच्छा संकेत देकर गया है, और आज किस तरह की संभावनाएं? अब बिल्कुल प्रीति, शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है वो काफी सकारात्मक हुई। हमने देखा सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने जब मीडिया को संबोधित किया था तो उन्होंने भी आह्वान सभी दलों से किया था कि आपके सभी मुद्दों को यहाँ सुना जाएगा और विधायी कामकाज को होने दिया जाए, ताकि जो नए सांसद हैं, युवा सांसद हैं, वो चर्चाओं में हिस्सा ले सकें और अपने क्षेत्र की मांगों को उठा सकें। तो हमने देखा उनकी मांग का उनके अपील का असर हुआ। और कल हमने जो है दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के बाद सदन को सुचारू रूप से चलते हुए देखा, जिसमें शून्यकाल के तहत जनहित के मुद्दों को उठाया गया। नियम 377 के तहत भी मुद्दों को सदन के पटल पर रखा गया, कुछ को वक्तव्य भी पढ़े गए और एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा भी हुई। तो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि इस सत्र के दिन कम है और जिस तरह से लिस्टेड 16 विधेयक सरकार ने तय किए हैं, साथ में जो पुराने 35 लंबित बिल हैं उसमें से भी 7 विधेयकों को चर्चा पारित के लिए लिया जाना है। तो काफी कुछ देखना होगा, क्योंकि उस लिहाज से दिनों में शायद समय बढ़े और बैठक उसी तरीके से हो। अगर हम आज के कामकाज की प्रीति बात करें तो आज भी प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिस्टेड हैं। उसके अलावा शून्यकाल के तहत मुद्दे उठाए जाएंगे। जैसा आपने बताया, संसदीय समितियों की प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा जाएगा, क्योंकि मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के बीच में काफी दिन थे और संसद न केवल इन संसद सत्र के दौरान चलता है बल्कि पूरे साल वो चलता है। और ये संसदीय समितियां अपने स्टडी टूर और विषयों की पड़ताल पर लगी रहती हैं और वो अपने प्रतिवेदन संसद के सत्र के दौरान देती है। उसके अलावा आज विधायी कामकाज के तौर पर जिस तरह हमने देखा था, समुद्री जल दस्यु निरोधी जो विधेयक है जिस पे कल चर्चा शुरू हो गई थी, उस पर आज चर्चा जारी रहेगी और उसे पारित किया जाएगा। उसके साथ में बहुराज्यीय सहकारिता जो विधेयक है उसे भी आज चर्चा के लिए लिया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है प्रीति, जिसमें भारत में जो सहकारिता आंदोलन है और जो अलग अलग राज्यों में सहकारिता जुड़ी है, क्योंकि हमारी आर्थिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस पर काफी निर्भर करती है, वो पारदर्शी हो, वो जवाबदेही हो लोगों के प्रति, और वहां पर महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का भी प्रतिनिधित्व बढ़े। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के साथ ये विधेयक आ रहा है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है अगर हम विधायी कामकाज के लिहाज से देखें प्रीति। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए सूरज, हम लगातार अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। शंकर जी, मैं लोकसभा की बात करूं और पहले ओवरऑल एक रिएक्शन आपका सत्र को लेकर लूं, तो किस तरह से आप इस सत्र को अहम मान रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि कार्य दिवस कम है और कामकाज ज्यादा है, और पहला दिन हमने अच्छी चर्चा देखी, एक अच्छा ही शुरुआत इस सत्र को लेकर है। क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? ये बस सही है कि इस बार समय कम है और विषय ज़्यादा है, और हर बार जब भी सत्र शुरू होता है सरकार की तरफ से ये हमेशा बात आती है कि जो हमारा लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमेशा ये चर्चा के स्थान है। हमने पिछले सत्रों में देखा किस प्रकार व्यवधान हुए और जो बिल पास होना से वो नहीं हो पाए, लेकिन इस बार जो वातावरण दिख रहा है वो सकारात्मक दिख रहा है। और मुझे लगता है कल का जो हाउस का जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा था, और उसमें 0 ओवर में भी चर्चा हुई और 377 पे भी हुई, और जो बिल रखा गया उस पर भी चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष और सभी मिलकर तय करें तो एक सकारात्मक माहौल हो सकता है, क्योंकि हम सदस्य जब सुन के आते हैं तो अपनी बात कहने का यही एक मौका रहता है कि सदन में अपनी बात कहें, और बाकी विरोध करने के लिए बहुत सारे स्थान है वहाँ विरोध किया जा सकता है। मुझे लगता है सभी सदस्य अगर मिल के करेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी इस बार अच्छी रहने वाली है। डॉक्टर फौजिया खान, आप क्या कहेंगी? क्योंकि जब विपक्ष अपनी तरफ से मुद्दों को उठाता है, सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जाता है कि हर मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बनस्पत नियमों के मुताबिक उन मुद्दों को उठाया जाए। इस सत्र को लेकर आपको, कामकाज को लेकर किस तरह की उम्मीदें, संभावनाएं लग रही हैं? इस बार अच्छी आशा लग रही है, खासतौर पर राज्यसभा में नए चेयरमैन जब आए हैं, उनके स्वागत के लिए जो भाषण हुए हैं उसमें सभी विपक्ष और सभी सत्ताधारियों ने ये बात का कमिटमेंट दिया है कि हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्टिव हो, चर्चा अच्छी हो। और विपक्ष ने अपने कुछ कंसर्न्स भी जाहिर किए हैं कि हमको अगर खुल के बात करनी दिया जाए, अगर हम जो मोशन डालते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट किया जाए, अगर हम बोल सकें तो सवाल ही नहीं आता है कुछ प्रोटेस्ट करने का। अगर सरकार इससे कोऑपरेट करती है
और हंसी खुशी के माहौल में अगर सदन चलता है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, क्योंकि हम सब भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोगों की आवाज़ सदन में पहुंचाना चाहते हैं। हर सदन का मेंबर लोगों की आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़ है, लाखों लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है। और जब उस आवाज़ को पहुंचाने में अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तब फिर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर सरकार और विपक्ष मिल के कोऑपरेशन के साथ सदन चलाएं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे माहौल में ये शीतकालीन सत्र होगा, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल। और रोशन गौर जी, जैसे प्रधानमंत्री ने अपील भी की कल सत्र शुरू होने से पहले कि अमृतकाल का समय है, G20 की एक तरह से अध्यक्षता मिलना, दुनिया कहीं ना कहीं देख रही है, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया देख रहे हैं कि इस समय भारत में जो शीतकालीन सत्र होगा, संसद पर भी कहीं ना कहीं नजरें सबकी रहने वाली हैं। ऐसे में कितना अहम इस सत्र को आप मान रहे हैं, कामकाज के लिहाज से भी और सदन की गरिमा को लेकर एक जो संदेश जाना चाहिए लोगों के बीच में, उस लिहाज से भी? कल दो बातें हुई। एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ये जो हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को दुनिया के सामने पेश करने का बहुत सुंदर ये मौका है, क्योंकि G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। और दूसरा, जब उपराष्ट्रपति जी ने जब सभापति का पदभार संभाला तो उन्होंने कहा कि ये जो सदन है राज्यसभा, उस सदन को अन्य सदनों के लिए एक मार्गदर्शक का काम होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि इसकी शिष्टाचार और मर्यादा का पालन होना चाहिए। तो दोनों बातें वही हैं कि संसद की मर्यादा बनी रहे। जो कुछ पिछले दिनों घटनाएं घटी थी, जैसे राज्यसभा में हुआ कि कागज़ फाड़े गए, ऐसी घटनाएं ना हो और जितना ज़्यादा काम हो सके, क्योंकि जो भी सांसद चुनकर आता है वो अपने जो संसदीय क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर आता है, और अंततः उनका जो उद्देश्य होता है कि इस देश के लिए अच्छे कानून बने और संसद में एक सार्थक चर्चा हो। तो उस सार्थक चर्चा हो, इसी के लिए ये विंटर सेशन है। और इस विंटर सेशन में पिछले दिनों की जो घटनाएं घटी, अप्रिय घटनाएं न घटे, और हम दुनिया के सामने पेश कर सकें कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है और हमारे जो सांसद है वो कितने परिपक्व हैं, हमारे देश के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और जो भी इसमें जैसे 16 विधेयक इस बार आने हैं, वो विधेयक स्मूथली पास हों और सरकार उसमें आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। तो मुझे लगता है यही उम्मीद होनी चाहिए। और कल जो पहले दिन हुआ, राज्यसभा में भी अच्छा काम हुआ और लोकसभा में भी 2 बिल पेश हुए, उस पर चर्चा हुई है, एक बिल पर, और राज्यसभा में भी जो वन्य जीव संरक्षण विधेयक है उस पर भी चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि आज भी ऐसे ही होगा, और हम 2 बिल जो लगे हुए हैं लोकसभा में, उन संभव है कि वो आज पास हो जाए। बिल्कुल। और लोकसभा की हमने डिटेल में बात की, एक बार राज्यसभा का एजेंडा देख लेते हैं कि आज क्या क्या अहम कामकाज है जो लिस्टेड है। राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहेगा, आइए एक नजर डालते हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यसभा में चर्चा जारी रहेगी। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2022-23 के लिए मंत्रालय के अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2022-23 के लिए मंत्रालय के अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। राज्यसभा में भी कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण शामिल रहेंगे। मेरी सहयोगी कृति मिश्रा राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। कृति, राज्यसभा में भी कल हमने देखा सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन का संचालन किया। ये पहला मौका था, जो तमाम शुभकामनाएं दी गई, स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा सदन में नेता पीयूष गोयल, उपसभापति हरिवंश और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अलग अलग जो तमाम दल के नेताएं, हमने देखा कि किस तरह से शुभकामनाएं दी। एक अच्छा माहौल सदन के अंदर देखने को मिला। साथ ही उपसभापति, माफ कीजिएगा, सभापति ने जो अपनी चिंताएं जताई हैं और इस बात पर जोर दिया है कि सदन की गरिमा और मर्यादा को लेकर सांसदों को ध्यान रखना होगा, और साथ ही एनजेएसी का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने उठाया है
ये दोनों ही मसलों पर उन्होंने चिंता जताई है। तो कल के दिन को लेकर पहले आप थोड़ा हमें बताएं कि किस तरह का दिन रहा और आज अब किस तरह की संभावना है। जी हाँ प्रीति, देखिए अगर मैं संसदीय इतिहास के बारे में बोलूं तो कल का दिन एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने अध्यक्षता की थी चेयरमैन धनखड़ जी ने, और इसके अलावा कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें जिसमें पूरा देश अभी शायद चिंता है पूरे देश में, उन बातों को उठाया था, चर्चा देखने को मिलेगी। तो ये तो रही संसदीय परंपरा की बात, लेकिन इसके अलावा जो बेहद अहम मुद्दा चेयरमैन धनखड़ जी ने उठाया वो देखिए वो एनजेएसी का है। देखिए प्रीति, अभी पूरे देश में एक माहौल है, एक चर्चा, डिबेट, डिस्कशन है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होना चाहिए। जो कलीजियम सिस्टम है उसके काफी नेगेटिव सामने आए हैं कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, पूरा ओपेक सिस्टम होता है, साथ ही साथ जो नेपोटिज्म के चार्जेस हैं वो लगातार लगते आए हैं। इसके पहले हमने देखा था कि संसद ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था जहां पर एनजेएसी की परिकल्पना की थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल और वॉइड घोषित कर दिया था। तो इस पर कल एक बेहद गंभीर चिंता जताई चेयरमैन धनखड़ जी ने, जहां उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है, जो देश का संसद है, उसकी संप्रभुता है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और किस तरह से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर काम करे और लक्ष्मण रेखा को ना लांघे, तभी ये जो लोकतंत्र है वो और मजबूत होगा। तो ये बेहद अहम बात थी। इसके अलावा अगर हम प्रोसीडिंग्स की बात करें तो दो बहुत अच्छी चीजें कल एज पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स जो हम लोगों ने प्रेस गैलरी से ऑब्जर्व किया कि जब क्लैरिफिकेशन हुआ, जब फॉरेन मिनिस्टर ने देश की फॉरेन नीति के बारे में एक स्टेटमेंट रखा, तो सभी सदस्य जो हैं उनको मौका मिला एक क्लैरिफिकेशन सीख करने का, जो अपनी अपनी चिंताएं हैं वो व्यक्त की, और साथ ही मंत्री से जिस अहम मुद्दों पर वो सवाल का जवाब चाहते थे वो भी मिला। इसके बाद जब पूरी चर्चा जब हमने वाइल्ड लाइफ पर देखी, जब बिल पे देखी, उसके बाद जो भी स्पेशल मेंशंस थे उनका सब्जेक्ट सभी सदस्य जिनके थे स्पेशल मेंशंस उन्होंने रखे। तो इस तरह से काफी सार्थक दिन रहा, चाहे वो हम चर्चा के लिए देखें, नए चेयरमैन के फेलिसिटेशंस के लिए देखें, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि स्पेशल मेंशन या बिल पर चर्चा के तौर पर देखें। और अब जो है फोकस वो आज के एजेंडे पर होगा। प्रीति, बिल्कुल, आज के एजेंडे को लेकर भी कृति हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक छोटा छोटा कमेंट मैं चाहूंगी। डॉक्टर फौजिया खान, जिस तरह से एनजेएसी को लेकर सभापति ने चिंता जाहिर की और कहा कि उच्च सदन की कार्रवाई का जो संचालन है, उससे पहले संबोधन में मैं ये कहूंगा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का जो उल्लेख उन्होंने किया कि लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां नियमबद्ध ढंग से किए गए संवैधानिक उपाय को इस तरह से न्यायिक ढंग से निष्प्रभावी किया गया हो, और संसद को इस बारे में सोचना चाहिए। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है बहुत ही अहम मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी है और इस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष भी ये चाहता है कि हमारा कॉलेजियम सिस्टम पे हम बात करें, और कौन सा किसी संस्था ज़्यादा श्रेष्ठ, पार्लियामेंट या जुडिशरी, ये बात अब प्लेटफॉर्म पे आई है, और इसको भी एक स्पष्ट रूप से चर्चा करके हल करना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। और इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय चेयरमैन धनखड़ जी ने की है, तो मैं इसका स्वागत करती हूँ और आगे आने वाले दिनों में ज़रूर इस पे चर्चा होगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। ठीक है, और ये बता दें कि संसद के दोनों सदनों ने 2014 के अगस्त महीने में एनजेएसी के प्रावधान वाला 99वां संविधान संशोधन सर्वसम्मति से पारित किया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में इस कानून को संविधान के बुनियादी ढांचे के अनुरूप नहीं बताते हुए इसे 1 के मुकाबले 4 के बहुमत के फैसले से खारिज कर दिया था। वहीं सभापति ने कहा है कि हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक शासन में किसी भी बुनियादी ढांचे की बुनियाद संसद में परिलक्षित होने वाले जनादेश की प्रमुखता को कायम रखना है। तो ये बहुत ही शंकर लालवानी जी, उन्होंने कहा है कि ये ऐसा मुद्दा है जो लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संसद का ध्यान केंद्रित इस पर होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय सभापति ने स्पष्ट कहा है कि सबकी अपनी लक्ष्मण रेखा है, और मुझे लगता है इस लक्ष्मण रेखा को रेखांकित करना चाहिए और अपने फ्रेमवर्क में हम सबको काम करना चाहिए। जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें हमको करना चाहिए, न्यायपालिका का फ्रेमवर्क है उसमें उनको काम करना चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि जो लक्ष्मण रेखा है, और माननीय कानून मंत्री जी ने पूर्व में भी इस बारे में कहा है, तो निश्चित तौर पे जो माननीय सभापति ने कहा है उसका स्वागत है और हम सब मिलकर उसी पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रोशन गौड़, ये एक लक्ष्मण रेखा की बात की है उन्होंने संसदीय परंपरा और सांसदों की गरिमा को लेकर, और एक जो लक्ष्मण रेखा है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के दायरे को लेकर भी, दोनों की बातें। बिल्कुल, देखिए जो शिष्टाचार की बात है, मर्यादा की बात है, उस पर हम लोग बात किए हैं। अभी जो बात हो रही है एनजेएसी की,
कि 26 नवंबर को जिसमें संविधान दिवस मनाया जा रहा था, तो उसमें धनखड़ जी ने पहला ये इशू उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन विधेयक को खारिज किया तो उसमें संसद चुप कैसे बैठ गई, ये उन्होंने सवाल उठाया था। और कल भी उन्होंने यही कहा कि संसद इसमें शांत कैसे बैठ गई, क्योंकि ये मामला था कि संविधान संशोधन हुआ और जो कोलेजियम सिस्टम है वो संविधान का पार्ट नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी कि संविधान संवद्ध नहीं है, तो जब कोलेजियम संविधान में ही नहीं है, तो अगर संविधान संशोधन करके एक आयोग बनाने की बात हुई है तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया। इस पर उसमें ही इसमें डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन न सरकार की तरफ से कोई इसमें पहल हुई और न ही अपोजिशन की तरफ से पहल हुई। और अब इसमें धनखड़ जी ने इस पर बहस शुरू की है, तो मुझे लगता है कि इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए और जो एनजीएससी विधेयक है उसे दोबारा से लाना चाहिए और दोबारा से उसे पास होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में जज अपनी नियुक्ति स्वयं नहीं करते हैं, न उनका ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन होना ही चाहिए और उसमें मुझे लगता है कि दोबारा से बहस शुरू हुई है। ठीक है, एक बार कृति मिश्रा का एक बार हम दोबारा रुख करेंगे। कृति, अगर हम बातचीत करें बिल्स को लेकर, माफ कीजिएगा कृति इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं, हम थोड़ी देर में उनका रुख करेंगे। अगर शंकर लालवानी जी, मैं अगर विधायी कामकाज को लेकर जिक्र करूं तो समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक जो है उस पर चर्चा जारी रहनी है और हम जानते हैं कि जो समुद्री डकैती और लूटपाट की रोकथाम है उसके लिए इसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है और ये एक ऐसा एरिया है जहां पर माना जा रहा था कि हमें कानूनी तौर पर यहाँ सख्त प्रावधान की जरूरत है। तो इस बिल को आप कितना है मान रहे हो? और चर्चा भी हमने देखा काफी सभी पक्षों ने अपनी राय दी और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी पक्षों ने इसका समर्थन किया और इस बिल के माध्यम से समुद्री में जिस प्रकार की घटनाएं हुई पिछले दिनों में, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके अंतर्गत इसका निर्णय हो सके और सरकार ने बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं और मुझे लगता है कि ये सर्वसम्मति से पारित होगा। इसमें बहुत ही कल लंबी चर्चा हुई है और आज संभावना पूरी है कि इसको पारित हो। इसके पारित होने से जो समुद्र में जो जिस प्रकार के पिछले वर्षों में हमने देखा, कई लोगों की मौत हुई, कई लोगों को बंदी बनाया गया, लेकिन किसी कानून के नहीं होने से इस पर निर्णय नहीं हो पाता। अब कानून बनने से मुझे लगता है इस प्रकार के जो वाकये जो हादसे हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर रुकेंगे और एक कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लंबे समय से देश में ऐसे किसी कानून का इंतजार था डॉक्टर फौजिया खान, लेकिन कुछ पहलू हैं और ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ जो मृत्युदंड का प्रावधान है उसे लेकर कुछ दलों ने चिंता भी जताई है। तो ये जो बिल के तमाम प्रावधान है और इस बिल को आप किस तरह से देख रही हैं? अभी तो ये बिल राज्यसभा में आया नहीं है, लोकसभा में चर्चा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो सख्त प्रावधान है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी सोच विचार होनी चाहिए और अगर कोई इसमें लूप होल्स हैं तो वो भी सदस्यों के ज़रिए प्लेटफॉर्म पर आएंगे और उस पर चर्चा करके उसके बाद ये पारित होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये बिल पूर्व में आया था लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ था और स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे इस पर डिस्कस करके लगभग स्टैंडिंग कमेटी के जो 19 पॉइंट थे उसमें से 16 पॉइंट मान लिए गए, बिंदुओं पर चर्चा की सहमति 18 में से 14 मान लिए, 18 में से 14 मान लिए, 2 पर कंसीडर हो रहा है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बिल है, सबने डिस्कस करा है और विपक्ष के साथी भी उसमें थे और पारित होने पे अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, जैसे रोशन गौर जी, शंकर जी भी बता रहे हैं कि समिति की 18 में से 14 सिफारिशें सरकार ने मान ली और 3 सिफारिशें उन्होंने कहा कि टिप्पणी की प्रकृति की हैं और कई दौर की बातचीत के बाद जो मसौदा है वो तैयार किया गया है। लेकिन चर्चा में हमने देखा कि विपक्षी जो दल हैं उनकी खास तौर से, जैसे मैं कह रही हूँ, जो मृत्युदंड का प्रावधान है उसे लेकर कुछ चीजें थी और कहा था कि थोड़ी चर्चा भी बिल पर और होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को आप कितना सकारात्मक देख रहे हैं जो बिल को लेकर हुई है? देखिए, हमारे देश ने बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उनका सिग्नेटरी रहा है और ये जो बिल आया है ये भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, इस कन्वेंशन के तहत हमने इस विधेयक को लाए हैं और जो ये बिल बना है ये यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क है इसके हिसाब से बना है और इसमें जो मृत्युदंड दिया गया है, आप सोचिए कि जो हिंद महासागर है, जो अफ्रीका से लगी हुई सीमाएं हैं, वहाँ अधिकतर समय में हम सुनते हैं कि किसी न किसी जहाज़ का वो किडनैप करते हैं, उसको हाईजैक करते हैं और फिर वहाँ लूट होती है या उनसे रैंसम मांगा जाता है। तो उसके लिए प्रोविज़न किया गया कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो समुद्री डकैत हैं तो उनको मृत्युदंड का होना चाहिए। कल भी इस पर अपोजिशन की तरफ से ये इशू आया था कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सख्त सज़ा नहीं होगी तो फिर इस तरह के अपराध होते रहेंगे
और अभी तक जो कि कल भी इसमें जब चर्चा हुई तो उस पर एक सवाल आया कि जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी में इसका कहीं जिक्र नहीं, क्योंकि उस समय शायद जब ये आईपीसी बना होगा तब ये समुद्री डकैत नहीं होते होंगे। तो अब इसमें एक एक नया मुद्दा आया है, तो उस मुद्दे के हिसाब से इस पे बिल आया है और इस पर जब दोनों सदनों में चर्चा होगी तो हो सकता है कि उस चर्चा के दौरान सरकार उस पर सोचे, पर मुझे लगता है कि कठोर दंड का प्रावधान तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से लोकसभा के एजेंडे में आऊंगी, लेकिन अभी हम राज्यसभा के एजेंडे पर मोटे तौर पर बात कर लेते हैं, जहां हम जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर आज आगे की चर्चा भी होनी है। कृति मिश्रा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। कृति, विधायी कामकाज के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना अहम आज का दिन रहेगा? कल हमने देखा कि राज्यसभा में इस बिल को लेकर भी काफी अच्छी चर्चा देखने को मिली है और विपक्ष की ओर से भी कुछ चिंताएं हैं जो बिल को लेकर जाहिर की गई हैं। जी हाँ प्रीति, देखिए लंबे समय से इस बिल पर चर्चा होती आई है, बहुत स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस भी हुए हैं। देखिए लगातार सरकार कहती आई है, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है साइटीज़ यानी कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड फ्लोरा एंड फौना, तो उसके लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण बिल है। अगर राज्यसभा की बात करूं तो 4 घंटे निर्धारित किए गए हैं इस बिल पर चर्चा के लिए। कल हमने देखा 2.5 घंटे से ज़्यादा की चर्चा पूरी हो चुकी है, जहां पर तमाम सांसदों ने कई अपने जो ऐसे कंसर्न्स हैं वो सामने लाए सरकार के, चाहे वो वुमेन को लेकर हो, शेड्यूल राशनलाइजेशन के लिए हो, इसके अलावा कि किस तरह से जो एलिफेंट्स की ओनरशिप है उस पर लगातार चर्चा हो रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बिल है। हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से अगर देखें तो उस पर चर्चा आज जारी रहेगी और उम्मीद है कि इस पर जितने भी कंसर्न्स जो सांसदों ने जताए हैं वो मिनिस्टर उनका जवाब देंगे और उसके बाद ये बिल पारित किया जाएगा। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण बिल है, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल। लगातार हम कहते आए हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर डिपेंडेंस हमें कम करना है, और जो क्लाइमेट चेंज है जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है, COP27 पे भी जो भारत का जिस तरह से कमिटमेंट है उसके लिहाज से काफ़ी अहम बिल है, जहां पर जो फीड स्टॉक है उसके लिए नॉन फॉसिल फ्यूल्स जैसे इथेनॉल है उस पर इसको मंजूरी दी गई है। कार्बन मार्केट या कार्बन क्रेडिट सिस्टम के ऊपर भी इस पर काफ़ी ध्यान है। तो इस लिहाज से इन दोनों बिल जो आज सदन में आएंगे जिस पर चर्चा होगी, वाइल्ड लाइफ जिसको पारित करने की उम्मीद है, और जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल जिस पर आज चर्चा होगी, तो दोनों बिल के लिहाज से अगर हम देखें और जो भारत के जो टारगेट्स हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के लिए हो या फिर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए हो, तो बेहद अहम है और आज इस पर हमें सार्थक चर्चा देखने को मिलेगी। ठीक है डॉक्टर फौजिया खान, जो वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 है अपने आप में काफी अहम है और 1972 का कानून है जिसमें संशोधन किया जाना है, और खासतौर से जो लुप्त हो रहे वन्य जीव और संपदा है उसकी सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों के बीच 1976 में एक संधि हुई और भारत भी उसका एक सदस्य है, और इस संधि के तहत हर देश को अवैध व्यापार को रोकने और उससे संबंधित नियमन के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया गया, और उसी के तहत सुधार के तौर पर इस बिल को देखा जा रहा है। कल की चर्चा आप किस तरह से देख रही हैं? इस बिल पर आपकी टिप्पणी क्या है? कितना अहम है ये बिल? ये बिल बहुत अहम है और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लाया गया हुआ ये विधेयक है। और जो चर्चा हो रही है बहुत हेल्दी अच्छी चर्चा हो रही है। बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ को जो उनके फंडामेंटल नीड्स है, शेल्टर है, फूड है, वाटर है, अगर ये प्रोवाइड होते हैं तीनों चीज़ें तो उनका संरक्षण और ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो एरियाज़ है उसके बाहर, फॉरेस्ट एरियाज़ के बाहर जो वाइल्ड लाइफ आ जाती है और उनके संरक्षण के लिए एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमियां रह जाती है, जहां पर ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो हैं वो हेडक्वार्टर पे नहीं होते हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बहुत बार सुपरवाइज नहीं करते हैं, ऑफिस में बैठकर डायरियाँ लिखी जाती हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रॉब्लम होता है। और जो एक कंसर्न इम्पॉर्टेंट रेस की गई है वो शेड्यूल के बारे में, कि ये जो लिस्ट है एग्जॉस्टिव लिस्ट होनी चाहिए। इस पर अभी और सोच विचार होना चाहिए कि शेड्यूल में कौन कौन से जानवर, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ जो है इंक्लूड होना चाहिए, और इसमें सोच विचार होकर, क्योंकि कई अमेंडमेंट्स आए हैं इस विधेयक के, कई बार अमेंड हुआ है और इस बार बहुत वेलकम अमेंडमेंट आया है। चर्चा भी बहुत अच्छी हो रही है, 1.5 घंटे की चर्चा भी राज्यसभा में बाकी है। मुझे लगता है और अहम मुद्दे इसमें आएंगे और सभी ने इस बिल का स्वागत किया है और ये बिल सबके सहमति के साथ पास होगा, ऐसी आशा मुझे है। बिल्कुल। शंकर लालवानी जी, जैसे अभी डॉक्टर फौजिया खान ने भी कुछ कंसर्न बताए इस बिल को लेकर, हम जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण को लेकर
बहुत तेजी से और बहुत ज़रूरी उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरा चक्र है जो आखिर में जाकर क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें एक बात कही गई है कि जो तमाम अधिकार हैं वो राज्यों से केंद्र के पास जा रहे हैं, संघवाद की भावना को लेकर खासतौर से जो कंसर्न है वो जाहिर किया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बिल के बारे में जब लोकसभा में चर्चा हुई, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही इस पर जो शंकाएं राज्यसभा में बताई जा रही हैं उस पर उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से चर्चा करने के बाद, उन्होंने अंडरलाइन किया कि सभी राज्यों से चर्चा करने के बाद ये बिल के मसौदे को तैयार किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और लोकसभा में बहुत ही लंबी चर्चा हुई, जितने भी बिंदु इसमें आए थे उसको कंसिडर करके माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया और ये बहुत ही अहम बिल है और मुझे लगता है कि जो शंकाएं होगी राज्यसभा के सदस्यों को वो मंत्री जी उसका जवाब देंगे, लेकिन ये बिल सर्वसम्मति से पास होना चाहिए, हम सबके लिए जवाबदारी है। बिल्कुल। रोशन गौर जी, ये बिल आपको क्या लग रहा है, कितना अहम है? और ये भी कहा गया कि कोई विधेयक जब स्थायी समिति या प्रवर समिति में नहीं जाता तो कई पक्ष छूट जाते हैं, तो ऐसे में ये चर्चा आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको इस बिल में क्या लग रहा है, जो चिंताएं उठाई गई हैं साथ ही सरकार की तरफ से जो भी बातें रखी गई हैं बिल के लिए, वो कितनी ज़रूरी? देखिए, जो संसदीय समितियों में भेजने का मामला है, मैं तो इसका समर्थक हूँ कि सभी बिलों को संसदीय समितियों को भेजना चाहिए ताकि उसमें जो कमियां रह जाती हैं वो कमियों का उनका पता चल जाता है। लेकिन ये जो बिल है, असल में इसमें 2005 में जब हमने इसमें साइन किए थे कि हम इस संधि के हिसाब से अपने कानून में संशोधन करेंगे 1972 वाले में, तो उसमें जो वन्य जीवों का ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, अवैध व्यापार हो रहा है, उसको रोकने की बात है। अब उसमें एक पॉइंट बाहर रह गया है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए हाथी को रखने की बात है, जैसे मंदिरों में हाथी आपने दक्षिण राज्यों में देखा होगा, और अगर इंडिविजुअल कोई हाथी रखता है तो उसकी ऑनरशिप पे भी चर्चा हो रही है। तो उस पर भी अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं कि अगर हम सभी जानवरों के व्यापार को प्रतिबंध कर रहे हैं तो फिर धार्मिक कार्यों के लिए या फिर जो व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई हाथी पालता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। जंगली जानवर तो जंगली जानवर होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि आज इस पर चर्चा होगी, तो उसके बाद ये बिल पास होने के बाद जो अवैध व्यापार हो रहा है, जो जानवरों को मारा जा रहा है व्यापार के लिए, उनके अंगों की जो तस्करी होती है, उन सब पे लगता है कि पाबंदी लगेगी और अंकुश भी लगेगा, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ कानून है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, उसके बावजूद भी अवैध व्यापार हो रहा है। और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसमें उनका बड़ा रोल है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहा है उसको रोकने में ITBP है, BSF है, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि जो देश से लोग विदेशों में भेजते हैं तो ये लोग उसको रोक पाते हैं। और इस कानून के विधेयक के पास होने के बाद जब कानून बनेगा तो उनके पास और अधिकार आ जाएंगे और ये व्यापार बंद हो सकेगा। बिल्कुल। और एक जो बात कही गई है चर्चा के दौरान कि जब हम वन्य जीवों के संरक्षण की बात करते हैं तो जन भागीदारी एक बहुत बड़ी बात है जिस पर फोकस होना चाहिए। और जैसा रोशन जी आपने भी बताया कि ये जो विधेयक है वो वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण लाया गया है, जिस पर 180 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत में ऐसी कई वनस्पतियां और वृक्ष हैं जिनके उत्पादों के निर्यात से देश को लाभ होता है और इनकी रक्षा के लिए भी ये विधेयक जरूरी था। फिलहाल अभी मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा जुड़े हुए हैं। सूरज, और क्या अपडेट है फिलहाल लोकसभा को लेकर? और जब हम बात कर रहे हैं विधायी कामकाज की, तो हम जानते हैं कि जो समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 है उस पर चर्चा जारी रहनी है और इसमें भी जो तमाम कंसर्न हैं वो उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि इस बिल को लेकर जो सरकार की तरफ से जवाब होता है या कंक्लूजन होता है वो किस तरह का रहेगा, इस पर भी नजरें होंगी। जी प्रीति, अगर हम आज की बात करें लोकसभा के लिहाज से तो अभी हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है, कुछ सांसदों ने विपक्ष के उन्होंने एडजर्नमेंट तमिलनाडु में कुछ मामलों को उठाने की अनुमति और कामकाज है उसे स्थगित करने का उन्होंने नोटिस दिया है, एडजर्नमेंट मोशन। उस पर देखना होगा कि पीठासीन अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो विधायी कामकाज की, तो आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक कार्यसूची में शामिल है, जिसमें एक पे कल चर्चा शुरू हो गई थी। जो समुद्री जल दस्यु निरोधक बिल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि एक समय में भारत में समुद्री सीमा और व्यापार को लेकर इतनी गंभीरता नहीं हुआ करती थी, तो इसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं महसूस होती थी। लेकिन अब चूंकि भारत का एक ग्लोबली
जो हम आर्थिक विस्तार देख रहे हैं और वो उस दौर में जब G20 की मेजबानी भी हमें मिली है, ऐसे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हो जाता है जहां हम UN कन्वेंशन के आधार पर एक विधेयक ला रहे हैं जिसमें पायरेसी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि उसमें क्या क्या कृत्य आते हैं और कौन से कृत्य जो है वो आपराधिक श्रेणियों में शामिल होते हैं। इसमें हमने देखा आजीवन कारावास के साथ साथ डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान इसमें रखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों डेथ पेनल्टी को लेकर अपनी ही एक शंका जाहिर की थी। लेकिन चूंकि जो अपराध होते हैं समुद्री इलाकों में, हमने खासतौर से अफ्रीका के जो समुद्री इलाकों में खासतौर से समुद्री दस्युओं द्वारा जो अपराध देखे थे उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कल देखा था चर्चा में तमाम जो विपक्षी दल हैं इस पर अपने इनपुट दे रहे थे और मंत्रालय इसको नोट कर रहा था। आज जब मंत्री इसका जवाब देंगे तो सभी के विचारों को सुना जाएगा और उसका निराकरण होगा। इसके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक प्रीति आज जो लिस्टेड है वो बहुराज्यीय सहकारिता विधेयक है। हमने देखा है खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह को यह प्रभार मिला था इस मंत्रालय का, और सहकारिता आंदोलन भारत में एक बहुत प्राचीन आंदोलन रहा है। तकरीबन देश में 1700 से ज़्यादा बहुराज्यीय सहकारिता जो है संस्थाएं काम कर रही हैं और उसमें एक रूपता आए और जो विसंगतियां हैं चाहे उनको चलाने को लेकर, उनके आर्थिक संचालन को लेकर और जो निर्वाचन होता है, चुनावी प्रक्रियाएं हैं इन सहकारिता संस्थाओं को उसको लेकर, तो ये पारदर्शिता लाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है जिसमें आर्थिक तौर पर भी पारदर्शिता हो और चुनाव में महिलाएं, वंचित वर्ग के लोग गया था प्रीति। तो हमने देखा था विपक्ष ने इसका विरोध किया है और इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजने का आग्रह सरकार से किया है। उनके विरोध की वजह कई हैं, जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि सहकारिता जो है वो राज्य सूची का मामला है, राज्य का मामला है। ऐसे में केंद्र जब इसको लेकर कोई विधेयक लाता है तो कहीं ना कहीं ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आप घुस रहे हैं और जो सहकारिता संघवाद के बाद प्रधानमंत्री करते आए हैं उसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसका कहीं ना कहीं ये उल्लंघन है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस विधेयक को नहीं लाना चाहिए। पहले इस विधेयक को आप संसदीय स्थायी समितियों को भेजें, उसमें इस पर विचार हो, उसके बाद ही सरकार इस विधेयक पर कोई चर्चा करे। लेकिन जो मंत्री BL वर्मा इसे उन्होंने पेश किया, उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा किसी भी तरीके से राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है और तमाम विचार और इसको स्टडी करने के बाद ही लाया गया है और भारत में बहुराज्यीय सहकारिता का जो पुराना इतिहास रहा है ऐसे में राज्यों का उल्लंघन नहीं है और इस विधेयक के आने के बाद भारत में इस जो सहकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इसके अलावा प्रीति आज नियम 193 के तहत हम खेलों को लेकर भारत में जो परिदृश्य है, भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर भी लिस्टेड है। ये चर्चा जो है ये बीते सत्रों से चली आ रही है लेकिन काफी महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रदर्शन सुधरा है और भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि युवा सांसद खासतौर से इस चर्चा में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और हमने देखा था बीते सत्रों में उन्होंने लिया भी था। उन्होंने अपने विचार भी और सलाह मंत्रालय को दिए थे कि किस तरह हम खेल के क्षेत्रों में अपने को सुधार सकते हैं और संसद टीवी के कार्यक्रम आपके सांसद के क्रम में जब हम संसदीय क्षेत्रों में जाते हैं तो हम देख रहे हैं सांसद अपने क्षेत्रों में खेलों को लेकर बढ़ावा देने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सूरज, ये चर्चा भी अपने आप में काफी अहम रहेगी जो खेलों से जुड़ी है। नियम 193 के तहत आपने जिस बिल का जिक्र किया लोकसभा में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 जिसे पेश किया गया, शंकर जी, सरकार कह रही है कि सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाना और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना है, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि राज्यों के अधिकारों पर ये हमला हो रहा है। हम जान रहे हैं कि सरकार जो है सहकारिता को लेकर कितनी कोशिशें कर रही है, एक अलग मंत्रालय बनाया गया, इसमें सुधार की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष के भी अपने कंसर्न है इसे लेकर। देखिए, सहकारिता मूवमेंट हम देख रहे हैं वर्षों से भारत में चलता आ रहा है और इसमें दोनों बातें हैं। कुछ राज्यों में हमने देखा, गुजरात में हमने देखा सहकारिता का किस प्रकार से काम हो रहा है और हमारे सामने उदाहरण है, अमूल है, अन्य उदाहरण है, पर हमने कई ऐसी राज्यों में भी देखा कि सहकारिता में किस प्रकार से गलतियां हुई, लोगों को परेशानी को सामना करना पड़ा, भ्रष्टाचार हुआ और जो फ़ायदा मिलना चाहिए था कोऑपरेटिव मूवमेंट से वो उनको नहीं मिल पाया सहकारिता के माध्यम से। तो कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क रहना चाहिए, कोई लीगल उसमें एस्पेक्ट रहना चाहिए जिसमें हमारी महिलाएं हों, SC/ST के लोग हों, OBC के लोग हों, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और किसी नियम के अंतर्गत ये होना चाहिए। तो उसी को लेकर सरकार आई है और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है क्योंकि इस प्रकार का पहले कभी नियम था नहीं और मुझे लगता है इस सबके लिए अच्छा है, सभी राज्यों के लिए अच्छा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए अच्छा है। डॉक्टर फौजिया खान, इस बिल पर आप क्या कहेंगी? सरकार ये कह रही है कि जो बहुराज्य समितियां हैं
उनके लिए जिनका काम एक से ज़्यादा राज्यों में उनके लिए बिल है, जबकि कुछ विपक्षी दल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि राज्यों सहकारी सोसाइटी जो है वो राज्यों से जुड़ा विषय है, इसे केंद्र को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो इस बिल पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है विपक्ष के कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं कि आखिर कितनी चीज़ें सेंटर अपने हाथ में लेगा, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात, बल्कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए सदन में, क्योंकि इस बारे में काफ़ी कंसर्न विपक्ष को लगता है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को एक प्रकार का जो है कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, और इसके लिए हमने इस पर भी डिबेट करके इसमें कुछ ना कुछ हल निकालने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहाँ से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत ताकतवर मूवमेंट महाराष्ट्र में रहा है और आज भी है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह ये कोऑपरेटिव सेक्टर वहाँ चलता रहा है। जहाँ पर कुछ शिकायतें हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो लेट द स्टेट डील विथ इट। हर जगह केंद्र अगर हस्तक्षेप करता है तो वो बात भी उचित नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ये ठीक रहेगा कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किया जाए और वहाँ इसको और गहराई से इस पर अभ्यास हो, ये बात उचित रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। रोशन गौर जी, इस बिल पर चर्चा को आप कितना अहम मान रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं कि जवाबदेही बढ़ाना और जो चुनाव से जुड़े प्रक्रिया में सुधार है, इसकी भी मांग कहीं ना कहीं उठती रही है। तो ये जो क्षेत्र है और ये बिल कितना अहम है, और इस पर चर्चा आपको क्या लग रहा है कितनी दिलचस्प होगी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने ये जो बिल लाई है वो देर से लाई है। अच्छा। क्योंकि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये इस देश को बड़ा इसका फ़ायदा हुआ है। गुजरात में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हुई हैं, हमने बड़े बड़े घोटाले इसी कोऑपरेटिव मूवमेंट में देखे हैं। बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, महाराष्ट्र में हमने देखे, लोगों ने आत्महत्या तक की है। तो उस चीज़ को, जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जहाँ कमियाँ हो रही हैं, उसको सुधारने के लिए सरकार एक सिस्टमेटिक तरीके से एक कानून बना रही है, और उसमें सेबी को और रिजर्व बैंक को अधिकार दे रही है कि जहाँ अगर इसमें कोई जमा करता है, लोगों से पैसे इकट्ठा करता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, उसकी निगरानी कैसे होगी, उसका सिस्टम कैसे बनेगा। अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको जीवी संस्था बना लेते हैं, अपने लोगों को ही उसके मेंबर बना लेते हैं। तो उसमें कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उसमें कौन लोग होंगे, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, इसमें पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें सुधार हो रहा है। तो इस सुधार को फेडरलिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि सुधार को सुधार की तरह ही लेना चाहिए। अगर गड़बड़ियाँ उसमें हैं तो उसमें सुधार होना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस विधेयक पर चर्चा हो। अगर अपोजिशन चाहता है इसमें कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में डाला जाए, तो बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी में डाल के और उसको और इसमें सुधार किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन ये विधेयक ज़रूर पास होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। जगह जगह हमने देखे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को रोकने के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब हम विधायी कामकाज से अलग जो एजेंडा है उस पर बात कर लेते हैं। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत चर्चा लोकसभा में जारी रहेगी। बजट सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बजट सत्र के दौरान ही चर्चा की शुरुआत की थी। चर्चा मॉनसून सत्र के दौरान भी जारी रही। चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। मॉनसून सत्र के दौरान भी इस विषय पर चर्चा जारी रही। विपक्षी दलों के सांसदों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अधिक से अधिक आयोजन करना चाहिए। सत्ता पक्ष ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला है और खिलाड़ियों की स्थिति और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में बहुत सुधार आया है। हालांकि चर्चा पूरी नहीं हो पाई और लोकसभा की आज की कार्यसूची में भी इस पर आगे की चर्चा शामिल है। इस पर लेकर भी मैं आप लोगों का कमेंट चाहूंगी। शंकर लालवानी जी, ये चर्चा कितनी अहम है? सिर्फ मैं कहूं कि ये कोई मूवमेंट सिर्फ सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जो तमाम दलों के सांसद हैं वो सभी चाहते हैं कि खेलों को देश में बढ़ावा दिया जाए। और जैसे मेरे सहयोगी सूरज भी बता रहे थे कि हमारे जो कार्यक्रम है आपके सांसद, उसमें जहां भी हमने सांसदों से बात की है अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने अपने अपने इलाके में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत गंभीरता दिखाई है। तो ये चर्चा कितनी अहम है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आने वाला समय खेलों का समय है, उन्होंने कहा है। और ये देश के भविष्य के लिए जिस प्रकार हम देख रहे हैं, खेलों के क्षेत्र में एक समय था कि हम नीचे की पायदानों पे आते थे विश्व में,
अब हम ऊपर की पायदानों में आ रहे हैं। और फिट इंडिया, खेलो इंडिया जिस प्रकार आयोजन पहले ऐसे था, बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, अब हम देख रहे हैं गांव-गांव में खेल प्रतियोगिता हो रही है, गांव से खिलाड़ी उठ के आ रहे हैं। पहले एक समय था खिलाड़ियों का सिलेक्शन चॉइस के माध्यम से होता था कि इनकी पसंद का है, लेकिन अब वास्तव में जो खिलाड़ी है वही ऊपर आता है। तो ये जो एक वातावरण, इकोसिस्टम डेवलप हुआ है खेलों को लेकर, ये तभी हुआ है कि सरकार इसमें सकारात्मक रोल अदा कर रही है। और हमने देखा कि किस प्रकार हम पदकों में, अभी जो हाल ही में जो खेल हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भारत अच्छी पोजीशन पर आया है। आने वाला समय भारत और विश्व का नेतृत्व करे, उसको लेके एक वातावरण तैयार होना चाहिए। और एक अच्छी डिबेट हमने देखा कि मानसून सत्र में भी हुई थी, और उसकी भी चर्चा आगे जा रही है कि हम सबकी मंशा है कि खेल के मामले में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो खिलाड़ी है उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। एक इकोसिस्टम होना चाहिए डेवलप, ताकि गाँव का खिलाड़ी भी अगर अच्छा है तो विश्व में भारत का नेतृत्व करे। बिल्कुल। खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर ट्रांसपेरेंसी की बात लगातार उठती रही है। डॉक्टर फौजिया खान, ये चर्चा आप कितनी अहम मान रही हैं खेलों को लेकर? बहुत अहम चर्चा है और इस पर बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, होना भी चाहिए। मैं ख़ास तौर पे यहाँ ये बात भी कहूँगी कि कुछ दिनों से खेल के क्षेत्र में अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे प्रयास हो रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है निश्चित तौर पर। और क्योंकि ये खेल का ही एक क्षेत्र है जहाँ भाईचारा, मोहब्बत, आपस में मिलजुल कर एक अच्छी स्पिरिट में जो है एक साथ रहने का जो तरीका है, वो इस देश ने पूरी तरह अपनाने की ज़रूरत है। इसीलिए ये स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज़रूरी है और इसमें महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर वुमेन इन स्पोर्ट्स, इसको और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और जी हाँ, ये मैं मानती हूँ कि अब हम लोग रूरल एरियाज़ तक पहुँच रहे हैं, वहाँ के खिलाड़ी भी आने शुरू हुए हैं। जहाँ ट्राइबल्स होते हैं, जहाँ आदिवासी होते हैं, उनके पास जो हिली एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनके पास ज़्यादा स्टैमिना, ज़्यादा जो है कैपेसिटी होती है स्पोर्ट्स की, तो उनको भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और वो उसके तरफ प्रयास हो रहे हैं। इसका भी मैं स्वागत करती हूँ और ऐसी चर्चा होनी चाहिए। हम सब ने इसको सहकार्य करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हम सब विपक्ष और सरकार मिलकर सहकार्य की भूमिका लेकर इस पर डिस्कशन हो रहा है। इसीलिए जो सदन की सहमति है उससे इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बदला गया था। 193 नियम के तहत चर्चा में बदला गया था, जो इस सत्र में भी जारी रहनी है। रोशन गौर जी, आपका भी छोटा सा कमेंट। भारत वो देश है जहां विशाल जनसंख्या और युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, ऐसे में ये विषय भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। जी, पिछले कुछ सालों से देखें तो भारत के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और सरकार ने हर तरफ से उनकी मदद की है, हर तरफ से, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी कोचिंग हो, विदेशों तक को हमारे खिलाड़ियों को भेजा जा रहा है। तो हमारे जो पदकों की जो टैली है, जो सारणी है, वो लगातार बढ़ रही है। और जो मार्च से ये चर्चा शुरू हुई, हमने मार्च में भी देखा और जब मानसून सेशन था उसमें भी देखा कि दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष ने इस चर्चा में बहुत अच्छे से भाग लिया है और अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं कि कैसे खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाया जाए। तो अभी इस सत्र में भी इस पर चर्चा होकर मुझे ऐसा लगता है कि इस सत्र में शायद मंत्री जी का जवाब इसमें आ जाए तो इस चर्चा का समापन हो जाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि शंकर जी, आपको, डॉक्टर फौजिया खान, आप दोनों को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर लालवानी जी आपका, डॉक्टर फौजिया खान आपका, और साथ ही रोशन गौर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आइए अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्नकाल में आज क्या रहेगा खास। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान परमाणु ऊर्जा, संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, सूचना और प्रसारण, श्रम और रोजगार और पर्यटन मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद ए रहीम श्रम और रोजगार मंत्रालय से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छटनी के कारण नौकरियों के छूट जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रमोद तिवारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुजीत कुमार संस्कृति मंत्रालय से ओडिशा से चोरी हुई प्राचीन कालीन वस्तुओं की स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद हरभजन सिंह विदेश मंत्रालय से अपंजीकृत ट्रैवल एजेंसियों के विनियमन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा श्रम और रोजगार मंत्रालय से बिहार में
ईएसआईसी अस्पताल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद घनश्याम तिवारी संस्कृति मंत्रालय से पुरातन संस्कृति के संरक्षण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद धनंजय भीमराव महादेव पर्यटन मंत्रालय से चारधाम यात्रा के लिए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राकेश सिन्हा संस्कृति मंत्रालय से स्थानीयता से जन्मी सूक्ष्म संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जेबी माथेर हीशम प्रधानमंत्री कार्यालय से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जावेद अली खान श्रम और रोजगार मंत्रालय से बढ़ती बेरोजगारी दर से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद इलामारम करीम विदेश मंत्रालय से रोक लिए गए जहाज एमटी हीरोइक इदुम को छुड़ाए जाने से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से ओटीटी प्लेटफॉर्म की निगरानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद केसी वेणुगोपाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रसारण और वितरण चैनलों के संबंध में दिशा निर्देश से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद एनआर इलांगो संस्कृति मंत्रालय से संग्रहालयों के आधुनिकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एचटी संकर सरसों डीएमएच 11 की व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। वहीं लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, जल शक्ति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, अल्पसंख्यक कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद बालक नाथ जल शक्ति मंत्रालय से संदूषित पेयजल से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जगन्नाथ सरकार नागर विमानन मंत्रालय से विमान यात्रा बेहतर करने के लिए सुझाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद मलूक नागर जल शक्ति मंत्रालय से बाढ़ के पानी को अन्यत्र ले जाने से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद के षणमुग सुंदरम नागर विमानन मंत्रालय से कोयंबटूर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अरुण कुमार सागर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्ग 730C पर कार्य को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिलीप शैकिया नागर विमानन मंत्रालय से आरसीएस के तहत नए हवाई अड्डे से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद मोहम्मद फैजल पी नागर विमानन मंत्रालय से लक्षद्वीप के लिए नई उड़ानों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रताप राव जाधव नागर विमानन मंत्रालय से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रक्षा निखिल खाडसे जल शक्ति मंत्रालय से नदियों को परस्पर जोड़े जाने संबंधित डीपीआर से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एस वेंकटेशन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मिमी चक्रवर्ती सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय से महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एस्पायर स्कीम से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय जल शक्ति मंत्रालय से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कार्य की स्थिति से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद भर्तृहरि मेहताब नागर विमानन मंत्रालय से आरसीएस उड़ान योजना की उपलब्धियों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय से अटल भूजल योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद गजेंद्र उमराव सिंह पटेल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से मध्य प्रदेश में एमएसएमई की स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर लोहरे एस फौज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से उत्तर पूर्वी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद इम्तियाज जलील सैयद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से नई रोशनी योजना से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे नागर विमानन मंत्रालय से उड़ान प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ा सवाल करेंगे। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।